जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी एकेडमी वन मैन आर्मी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिनों से जंतर मंतर दिल्ली में हमारे कई फौजी भाई, कई फौजी संगठन धरने पर बैठे हैं, जो कि OROP-2 के विसंगतियों को लेकर है। हमारे बहुत से ऐसे फौजी भाई हैं जो किन्हीं कारणों से वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो मेरी ये कोशिश है कि अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सके और जैसे भी हो सके मैं उन खबरों को उन तक पहुंचाता रहूं, जिससे वो भी रूबरू हो सकें और उनके अंदर एक जागरूकता आ सके और वो भी इस सैनिक संगठनों के अभियान का एक आम हिस्सा बन सके। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सब भूतपूर्व सैनिकों के अधिकारों की है, जिसमें हम सभी को तन मन धन से भाग लेना पड़ेगा। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं एक JCO साहब का वीडियो लेकर आया हूं, जो अपने विचार रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको उनके विचार पसंद आएंगे और आप भी उनसे सहमत होंगे। तो आइए सुनते हैं उनके विचार। सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू होती है और आगे जाकर इन लोगों ने धीरे धीरे हमारे गजेटेड वैल्यू भी खत्म किए। जैसे कि आपको बार बार बताया जा चुका है, राष्ट्रपति के कलम की पावर कहाँ गई। हिंदुस्तान का लोवेस्ट गजेटेड रैंक जब लेवल 8 4800 से शुरू होता है, जबकि नायब सूबेदार साहब 35,406 पर आप शुरू करते हैं। सिविल का हेडमास्टर साहब, BDO साहब, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, तहसीलदार साहब के रेंज में हम लोग आते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फौज में तो छोड़िए, सिविल के लायक भी आपने नहीं रखा। सारे संस्थाएं DGR ने, सारी सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक आप हैं। कल को यहाँ एक CID खुलती है तो उसके मैनेजर भी आप हैं। हमारे को ग्रेड लो होने की वजह से सिविल में भी ठीक से नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ भी हम वहां से तो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। धन्यवाद आपके चैनल का, आप लोगों ने। लेकिन जो आप OROP में जो हमें विसंगतियां उठा रहे हैं, इन सभी को केंद्रित करके ही ORP थी, जो 35 से 50 साल के उम्र के जवानों के लिए होनी चाहिए थी। आपने इसी का फायदा उठा करके 58 से 60 साल के ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल तक शामिल किए। तो क्यों ना कि CRPF, BSF, पैरामिलिट्री फोर्स का क्या दोष है, वो क्यों ना मांग करें। सेंट्रल की सभी एजेंसियां ORP के हक के दायरे में आई हैं और वो भी मांग करें। क्योंकि आप क्यों ले रहे हैं, आप भी तो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं साहब। और वापिस जो हक हमें मिलना था वो आपने छीन लिया। ग्रेड आपने हमारे छीने, गजेटेड वैल्यू आपने हमारी छीनी, पेंशन आने के बाद सारी पोस्टें आपने छीनी। इसलिए ORP का कैप्सूल इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसको सर्जरी की जरूरत है। 1973 से आज तक की खामियों का पहले सर्जरी करें, देन पेंशन पॉलिसी इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स किसी भी रैंक के, एक भी रैंक हमारा ऐसा नहीं है जो मिनिमम 15 इंडेक्स किसी रैंक के लेता हो। सिपाही भी नहीं लेता। 16 साल में जब ACP हवलदार होता है, 17 में रिटायर होता है, इंडेक्स मिलता है एक। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन के पेमेंट 4 में भी जाते हैं और 55 साल में 13 + 4 ट्रेनिंग के और 18 साल उम्र घटाओ, इन सबको 55 से घटाओ, निकलता है 20। BC अफसर का मिनिमम इंडेक्स है। तो इसलिए उनका वेतन आयोग बीमार नहीं है, बीमार हमारा आयोग है। सर्जरी उसकी होनी चाहिए और इसीलिए 25 साल में आप लेफ्टिनेंट TS कर्नल भी बनोगे और आपका कोई भी कर्नल साहब 2014 वाले कर्नल साहब से ऊपर ही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 का रिटायर सूबेदार साहब मेरे से ऊपर कैसे है? क्योंकि यही तो विसंगति है। कौन कहां सेट हुआ, किसकी कहां बननी चाहिए थी। कोई पेंशन इंडेक्स फिक्सेशन पॉलिसी आपकी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ORP किस चीज की दे रहे हैं, मुझे उसकी परिभाषा चाहिए। पहली गलत परिभाषा मिलनी की। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, हमारा प्रमोशन लेने का तरीका, हमारा रैंकिंग सिस्टम, हमारी नौकरी प्रोफेशन के हिसाब से बूढ़े नहीं रख सकते आप हमें। यंगस्टर चाहिए होता है आपको, और यदि यंगस्टर चाहिए तो फैक्टर किसका ज्यादा होना चाहिए, आपका या हमारा? ग्रेड वैल्यू किसके ऊपर होनी चाहिए? आपने 6 पे कमीशन में कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब को पेमेंट 4 में ले गए। 7th में और कमी पूरी कर दी, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को भी ले गए। लेकिन हम नॉन गजेटेड स्केल पर हैं, कागजों में गजेटेड है, काम के लिए गजेटेड है। यकीन मानिए, चैनल पर बोल रहा हूं, जब एक व्यक्ति नायब सूबेदार बनता है उसकी हवलदार से 1700 रुपये तनख्वाह कम होती, ना कि बढ़ती है। क्योंकि गजेटेड के नाते GS पे उसकी कटती है, क्लास पे उसकी कटती है, 2% एक्स्ट्रा ड्यूटी कट जाती है। जोड़ लीजिए, 1700 लगभग कम होती है। जहां पे कम करना होता है वहां पे आपने कम कर दी, जहां पे देना था वहां पर आपने द्वेष रखा, दी नहीं। तुलना करते पैरामिलिट्री फोर्सेस के इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर साहब DSP तक जाता है,
क्या सूबेदार मेजर से ऊपर मेरा कोई रैंक है? क्यों नहीं फिर मैं मेजर साहब किसी स्टैटिक हेडक्वार्टर में हूं? आपने वहां पर भी धोखा दिया हमारे को, जहां पर उनके आईपीएस शुरू होते ना साहब, वहां तक उनका रैंक है, लंबी नौकरी है, ये भी बताते हैं भारत सरकार को, गुमराह करते हैं आप देश को। आज भी क्यों नहीं भारत सरकार सुनती है? एक प्रश्न आया था, आप तो ये बता रहे हैं कि इनकी मांगे ही नाजायज हैं, ये एंटी अफसर से हैं, ये एंटी सिस्टम से हैं। ऐसा नहीं है, सही बात बताइए ना भारत सरकार को कि वास्तव में ये खराबियां हैं। इनको मैं आपकी तुलना थोड़ी कर रहे हैं, आप अपना पेमेंट रखिए, आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। लेकिन हमें आपने जहां रहना था वहां से नीचे क्यों फेंका? सवाल इस बात का है कि हमें हमारा अधिकार कब मिलेगा। लड़ाई उस चीज की है, सोए रहे हम 73 से। वैसे तो एशिया महाद्वीप, खास करके भारत तो सोने वाला देश ही है। 47 में आजादी से पहले देखिए मुगलों ने आप पर आक्रमण किया, आपका देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि आप में एकता नहीं थी, आप सोए थे, जगा के गए। फिर अंग्रेज आपको जगा के गए। होता क्या है, आजादी के 47 के बाद आप फिर सो गए, जब तक जिब्राल्टर का युद्ध 48 में हो नहीं गया आपके पास। फिर आपने लंबी चैन की सांस ली 62 तक, जब तक चाइना ने आपको जगाया नहीं। फिर सोए आप 65 में, पाकिस्तान ने आपको जगाया। फिर 71 में थोड़ा आप जागे थे ना, उसी का परिणाम तो है ये जो आपने 70 का हमको 50 लाए। ये इनाम था साहब, थैंक यू भारत सरकार को, ये था आपका इनाम हमारे को। और वहां से इनाम का जो सिलसिला चला चौथे से आज तक, क्या गाथा गाएं आपकी कि आपने हमें उतना दिया कि हमें सड़कों पर आना पड़ा। सैनिक होता है रिटायर के बाद भी, ये धरना देना, जुलूस निकालना, ये हमारा ओहदा नहीं था, हमारा काम नहीं था। आपने हमें रोड पर लाने को मजबूर किया है। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां क्या करेंगे? आपने सर्विस हालत इस प्रकार की कर दी कि जवान नौकरी ही नहीं कर सकता, ना पे अच्छी है, ना इन्वायरमेंट अच्छा है, ना माहौल अच्छा है, पूरा लेडीज इंटरफियर है वहां पर। आपकी नहीं, आपके लेडीजों की वहां पर ज्यादा चलती है सेना में, जो वो बोलेंगे वो करते हैं। सलामी शस्त्र आपको नहीं, उनको करना पड़ता है, आपको ये भी पता होगा। क्या हालत कर दी आपने हमारी? नौकर बनने जा रखे हैं क्या हमारे बच्चे आपके? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे हम? ये गुलामी, ये अंग्रेजियत का, ये ब्रिटिश का चश्मा उतार के देख लिया होता ना साहब, तो हमारी ये हालत नहीं होती, ना ही हमें सड़कों पर आना होता। और आज भी आप भारत सरकार को गुमराह करने में लगे। सही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एनी जनरल और देहरादून एसोसिएशन के जो भी ऑफिसर, इन संगठनों के अध्यक्ष हैं, आइए किसी भी चैनल पर मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप डिबेट कीजिए क्या कौन सही है। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश को कि आप डिबेट में आइए, किसी भी नेशनल चैनल पर आइए, मैं आपको वहां आने को तैयार। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे जीसीओ साहब के विचार सुने। मुझे उम्मीद है कि उनके विचार आपको पसंद आए होंगे। मेरे चैनल का एकमात्र मकसद है भूतपूर्व सैनिकों को जागरूक करना। अगर मेरे इस चैनल से आपके अंदर जागरूकता पैदा होती है तो मैं समझूंगा कि मेरे चैनल बनाने का मकसद पूरा हुआ। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो औरों तक पहुंच सके और भी जो हमारे भूतपूर्व भाई हैं, सैनिक हैं, वो इस अभियान का हिस्सा बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।